डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी क्लासेज में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे साइंस में चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी आज चलेगी लास्ट क्लास। यहाँ तक कि हमने आहार नाल मतलब पाचन का पूरा सिस्टम पढ़ लिया था, किस प्रकार से पाचन होता है। अब पढ़ाते हैं हम यकृत के बारे में। यकृत और अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम यकृत के बारे में। यकृत लीवर, यकृत लीवर। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। और इसकी स्थिति कहाँ होती है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है? तो जो यकृत होता है वो मानव की उदर गुहा में। यकृत कहाँ पाया जाएगा? मानव की उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर पाया जाता है। आमाशय के दाईं ओर पाया जाता है। ये हमारा आमाशय था। आमाशय के कहाँ पाया जाता है? ये दाईं ओर पाया जाता है। आमाशय के कहाँ पाया जाता है? ये दाईं ओर पाया जाता है। तो आमाशय की स्थिति कहाँ होती है? यकृत होता है, यकृत की स्थिति कहाँ होती है? यकृत कहाँ होता है? मानव की उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो ये कहाँ पाया जाएगा? यकृत उदर गुहा में कहाँ, कौन सी साइड होता है? दाईं साइड। यकृत उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर पाया जाता है। दाईं ओर पाया जाता है। आमाशय के दाईं ओर पाया जाता है। और इसका जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है? 1.5 केजी का। कितना होता है? 1.5 केजी। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 केजी होता है। और ये क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यकृत क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो यकृत क्या है? यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और यह क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यह क्या है? मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसमें क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता। इसमें क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है।
तो लीवर क्या होता है, डोनेट कर सकते हैं ना, लीवर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब क्या कर लेता है, ये छोटा सा टुकड़ा क्या कर लेता है, संपूर्ण लीवर का निर्माण कर लेता है। तो यह क्या होती है, शरीर में क्या होती है, इसकी सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग है। यह शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग है, क्षमता वाला अंग है। तो लीवर क्या कर सकते हैं, हम डोनेट कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो जो अतिरिक्त भोजन होता है, कुछ तो क्या आ जाता है, हमें ऊर्जा में काम में आ जाता है, और जो अतिरिक्त भोजन बच जाता है वो किस में संग्रहित हो जाता है, यकृत में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो मानव में क्या होता है, मानव में अतिरिक्त भोजन, मानव में अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जमा हो जाता है, यकृत में जमा हो जाता है। तो अतिरिक्त भोजन किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ एकत्रित होता है, यकृत में। कहाँ एकत्रित होता है, यकृत में। अब जो मानव का यकृत होता है वो पालियों में बटा हुआ होता है। कैसा होता है, दो पालियों में बटा हुआ होता है। किसमें, पाली मतलब लोब्स में। तो यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को भी क्या कहते हैं, यकृत पालिका, लीवर लोबुल कहते हैं। तो मानव का जो यकृत होता है वो किसमें बटा हुआ होता है, पालियों में बटा हुआ होता है। तो यकृत दो पालियों में बटा हुआ होता है, दो पालियों मतलब लोब से, दो पालियों में बटा होता है। अब इसकी जो दाई पाली होती है, यकृत की क्या होती है, दो पालियों में बटा होगा, और जो दाई पाली होती है वो बड़ी होती है बाई पाली की तुलना में। तो यकृत दो पालियों में बटा हुआ होता है, और इसकी दाई पाली, इसकी दाई पाली बाई पाली की तुलना में, बड़ी होती है। तो यकृत कितनी, दो पालियों में बटा होता है, दाई पाली बड़ी होती है, बाई पाली क्या होती है, इसकी छोटी होती है। और यकृत की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है, यकृत पालिका या लीवर लोबुल कहलाती है। तो यकृत की संरचनात्मक एवं यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई लीवर की क्या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, यकृत पालिका। क्या कहलाती है, यकृत पालिका, लीवर लोबुल। तो इसकी जो इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, यकृत पालिका या लीवर लोबुल कहलाती है। क्या कहलाती है, यकृत पालिका या लीवर लोबुल कहलाती है। एक बार फिर से देख लो इसको, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। और इसकी जो स्थिति होती है,
यकृत की जो स्थिति होती है, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाएगा, यकृत उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर पाया जाता है। यकृत कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर पाया जाता है। यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 केजी। यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 केजी होता है। यह मानव सबसे बड़ा क्या है, ये आंतरिक भाग, मानव शरीर का क्या है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग। तो क्वेश्चन आ जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो कौन सा है, लीवर है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग है। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। मानव में जो अतिरिक्त भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जमा होता है, वो भी किसमें जमा होता है, यकृत में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो मानव में जो अतिरिक्त भोजन है वो कहाँ जमा होगा, यकृत में। किसके रूप में जमा हो जाता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। अब उसकी स्ट्रक्चर देखें, यकृत की संरचना, यकृत की संरचना देखें तो यकृत दो पालियों में बटा होता है। यकृत दो पालियों में बटा होता है और इसकी जो दाईं पाली होती है बाईं पाली की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। और यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, यकृत पालिका या लीवर लोबूल कहलाती है। यकृत पालिका या लीवर लोबूल कहलाती है। तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। स्थिति कहाँ होती है इसकी, आमाशय के दाईं ओर। कहाँ होती है इसकी स्थिति, आमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। अब बात आती है कि यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किसके द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्या होती है, अमोनिया की क्रिया होती है। और ये रिएक्शन कहाँ होती है, लीवर में ही होती है। कौन से चक्र के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। और जो अमोनिया होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। किसमें बदल जाता है वो, यूरिया में। तो यकृत ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिया में बदल देता है। यकृत ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया को, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो माना होता है डायरेक्ट क्या, अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है। किसका उत्सर्जन करता है, वो अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है, वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। और जो अमोनिया होता है किसके द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा ही बदला जाता है। किसके द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। और कहाँ होगी ये क्रिया, यकृत में होती है। कहाँ होती है ये, यकृत में। इसीलिए यकृत को क्या कहते हैं, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। क्यों कह रहे हैं इसे रासायनिक प्रयोगशाला, क्योंकि अमोनिया को किसमें बदल रहा है, ये यूरिया में बदल रहा है। इसलिए यकृत को क्या कहते हैं, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। यकृत को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला
कहते हैं। यकृत को क्या कहते हैं? मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। अब क्या होता है यकृत में, वो क्या पाया जाता है? यकृत में रक्त का थक्का बनाने वाले, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन आवश्यक है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। किस कौन बनाता है रक्त का थक्का? क्लोटिंग की क्रिया कौन करता है? क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा ही ब्लड क्लोटिंग होती है। और उसका जो संश्लेषण या निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में। तो यकृत में किसका निर्माण होगा? रक्त का थक्का बनाने वाले आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यकृत में रक्त का थक्का बनाने वाले, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। तो ये जो प्रतिस्कंदक है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करती है। इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगर अब जो शराबी व्यक्ति होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, तो अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया जाए तो क्या होता है? यकृत में फैट जमा हो जाती है। यकृत में किसका जमा हो जाता है? वसा का जमाव हो जाता है। इसलिए ऐसा जो लीवर होता है जिसमें फैट जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? फैटी लीवर कहते हैं। और यह जो रोग होता है, यह जो समस्या होती है वो क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस कहलाती है। तो अत्यधिक शराब के सेवन से, अत्यधिक शराब के सेवन से, शराब के सेवन से यकृत में वसा का जमाव हो जाता है। वसा का जमाव हो जाता है। ऐसा यकृत फैटी यकृत या फैटी लीवर कहलाता है। फैटी लीवर कहलाता है। और यह जो समस्या होती है वो क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस। फैटी लीवर कहलाता है। यह समस्या लीवर सिरोसिस कहलाती है। लीवर सिरोसिस कहलाती है। यह जो समस्या होती है वो क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस कहलाती है। अब जो हेपेटाइटिस रोग भी क्या होता है? हेपेटाइटिस रोग में भी क्या प्रभावित होता है? यकृत ही प्रभावित होता है। मैंने इसी चैप्टर में बताया था पीलिया या जॉन्डिस रोग हेपेटाइटिस का ही वो है, जो किससे, इसमें क्या प्रभावित होता है? लीवर। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में, हेपेटाइटिस रोग में भी क्या प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है। किस पे इफेक्ट डालता है? हेपेटाइटिस रोग लीवर पर इफेक्ट डालता है। अब जो यकृत है मानव शरीर में निराविषीकरण में, मतलब जो जहर को हटाने में, निराविषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन निराविषीकरण में भी सहायक होता है। तो यकृत मानव शरीर में निराविषीकरण
निराविषीकरण। डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होता है। तो यकृत मानव शरीर में किसमें? निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो यकृत में क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यकृत में क्या कौन सी क्रिया होगी? अमोनिया को यूरिया में बदला जाएगा। किस चक्कर के द्वारा? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। किस चक्र के द्वारा? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया को यूरिया में क्या किया जाता है? बदला जाता है। इसीलिए यकृत को क्या कहते हैं? मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। यकृत को क्या कहते हैं? मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। यकृत में क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? रक्त स्पंदन में सहायक होती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। उनका जो संश्लेषण है, निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगर अब अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया जाए, अत्यधिक शराब के सेवन से यकृत में वसा का जमा हो जाता है और ऐसा जो यकृत या ऐसा जो लीवर होता है वो क्या कहलाता है? फैटी लीवर। क्या कहलाता है? फैटी लीवर कहलाता है। और यह जो समस्या होती है वो क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस। यह जो समस्या होती है वो क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस कहलाती है। और जो हेपेटाइटिस रोग होता है उसमें भी क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग भी किस पे इफेक्ट डालता है? लीवर पे इफेक्ट डालता है। अब यकृत क्या करता है? मानव शरीर में निराविषीकरण में, डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण में सहायक होता है। तो इसी के साथ हमारा यकृत कंप्लीट होता है। यकृत के बाद में कौन क्या बताया था मैंने? अग्नाशय ग्रंथि बताया था। कौन सा बताया था? अग्नाशय ग्रंथि। ये भी कहाँ पाई जा रही थी? आमाशय के पास। ये दाएं तरफ पाया जाता है, वो पीछे के साइड पाई जाएगी। बाएं तरफ थोड़ी पीछे के साइड पाई जाती है। यकृत या लीवर के बाद में क्या आता है? हमारी अग्नाशयी ग्रंथि। अग्नाशयी ग्रंथि। तो इसकी स्थिति कैसी थी? ये आमाशय था और यहाँ पर किसके समान थी? ये पेड़ की पत्ती के समान पाई जा रही थी। तो यह जो ग्रंथि होती है वो कहाँ? आमाशय के नीचे स्थित होती है। आमाशय के नीचे मतलब पीछे के साइड में, आमाशय के नीचे स्थित होती है। और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? पेड़ की पत्ती के समान। इसकी आकृति कैसी होगी? पेड़ की पत्ती के समान होती है। और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो अग्नाशयी ग्रंथि की स्थिति कहाँ होगी? यह जो ग्रंथि है यह ग्रंथि आमाशय के नीचे स्थित होती है। आमाशय के नीचे स्थित होती है। और इसकी आकृति कैसी बताई थी? पेड़ की पत्ती के समान होती है। इसकी आकृति पेड़ की पत्ती के समान होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? पेड़ की पत्ती के समान होती है। और कैसी ग्रंथि है? ये है
एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका 2% भाग तो क्या होता है, अंतःस्रावी, जबकि 98% भाग क्या होता है, बहिःस्रावी होता है। क्या होता है, इसका 2% भाग, इसका 2% भाग तो क्या होता है, 2% भाग क्या होता है इसका, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी। 2% भाग क्या होता है इसका, अंतःस्रावी। तो 2% भाग अंतःस्रावी, जबकि 98% भाग क्या होता है, बहिःस्रावी होता है। बहिःस्रावी होता है। तो इसका 2% भाग अंतःस्रावी, जबकि 98% भाग क्या होता है इसका, बहिःस्रावी होता है। अब इसके जो बहिःस्रावी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं। जो 98% भाग है ना बहिःस्रावी, इसके बहिःस्रावी भाग को एसिनी कहते हैं। एसिनी, इसके बहिःस्रावी भाग को क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं। और इस बहिःस्रावी भाग से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। इस बहिःस्रावी भाग से क्या निकलता है, बहिःस्रावी भाग से, बहिःस्रावी भाग से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस निकलता है। जबकि जो 2% भाग अंतःस्रावी था, उस भाग में क्या पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिनसे क्या होते हैं, हार्मोन निकलते हैं। तो इसका जो अंतःस्रावी भाग है उसमें क्या पाए जाएंगे, लैंगरहैंस द्वीप समूह। इसके अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। अब जो ये लैंगरहैंस द्वीप समूह है, इनमें क्या पाई जाती है, 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। कौन सी, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती हैं। तो जो लैंगरहैंस द्वीप समूह है, इसमें क्या पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा, बीटा और गामा सेल पाई जाती हैं, जो क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है। जो अल्फा सेल है, जो अल्फा कोशिकाएं हैं, वो कौन सा, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। तो अल्फा जो सेल है वो क्या करती है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा कोशिकाएं होती है, वो क्या करती हैं, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। और इस हार्मोन का कार्य क्या है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो क्या करता है, ग्लूकोज
ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। और ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित कौन करता है, अल्फा सेल। कौन सी कोशिकाएं करती है, अल्फा कोशिकाएं। अब जो बीटा कोशिकाएं वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज के स्तर को घटाना, कम करना। तो ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज के स्तर को घटाना। ग्लूकोज के स्तर को घटाता है, ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। तीसरी हमारी गामा कोशिकाएं। गामा या फिर इन्हें क्या कहेंगे, डेल्टा सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इन्हें हम, डेल्टा सेल भी, डेल्टा सेल भी कह सकते हैं। तो गामा कोशिकाएं या फिर जो डेल्टा कोशिकाएं होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, सोमेटोस्टेनिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है ये, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित करती है। और यह जो हार्मोन है वो क्या कार्य करता है, शारीरिक वृद्धि को रोकता है। क्या करता है ये, शारीरिक वृद्धि को रोकता है, शारीरिक वृद्धि को रोकता है। तो अग्नाशयी ग्रंथि स्थिति कहाँ होती है, आमाशय के नीचे। कहाँ पाई जाएगी, आमाशय के नीचे स्थित होती है। इसकी जो आकृति होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो किसके समान होती है, पेड़ की पत्ती के समान होती है। और यह क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशयी ग्रंथि है। कौन सी है, अग्नाशयी ग्रंथि है। इसका 2% भाग तो क्या होता है, अंतःस्रावी, जबकि 98% भाग क्या होता है इसका, बहिस्रावी होता है। और इसका जो बहिस्रावी भाग होता है, बहिस्रावी भाग को क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं। इसके बहिस्रावी भाग को क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं। बहिस्रावी भाग से ही क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। जो एसिनी भाग होता है, बहिस्रावी भाग एसिनी भाग होता है, उससे क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। अब इसके अंतःस्रावी भाग में, बहिस्रावी भाग से तो क्या अग्नाशयी रस निकल जाता है, जबकि जो अंतःस्रावी भाग होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप समूह। क्या पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। और इन लैंगरहैंस द्वीप समूह में क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा या फिर डेल्टा कोशिका। इनसे क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, इनसे हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से, अल्फा कोशिकाओं से तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। और उसका जो कार्य होता है ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो बीटा कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है ग्लूकोज के स्तर को घटाना, ग्लूकोज के स्तर को घटाना। और जो हमारी गामा कोशिकाएं होती है, डेल्टा कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित करती है, जो क्या कार्य करता है, शारीरिक वृद्धि को रोकता है। क्या कार्य करता है वो, शारीरिक वृद्धि को रोकता है। अब इंसुलिन हार्मोन का कार्य देखेंगे, कैसे कार्य करता है ये। इसके बाद में क्या पढ़ेगा, इंसुलिन हार्मोन। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो निकलता कहां से है, बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकल रहा है, बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और इसका कार्य क्या होता है, ग्लूकोज के स्तर को घटाना। कार्य क्या होता है इसका, ग्लूकोज के स्तर को घटाना। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन
हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित रखता है, क्योंकि जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। तो ब्लड में क्या हो जाए? ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए तो इसका नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। अब जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ब्लड में कितनी ग्लूकोज होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के मानव में कितना होना चाहिए? ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए? 60 से 120 mg पर 100 ml। 60 से 120 mg मतलब मिलीग्राम। तो स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में, एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके ब्लड में क्या ग्लूकोज कितना होना चाहिए? ब्लड में ग्लूकोज 60 से 120 mg मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? फिर डायबिटीज हो जाता है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ब्लड में यानी रक्त में कितना ग्लूकोज होना चाहिए? 60 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड होना चाहिए। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ जाता है। ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ जाता है और इसे क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं, या डायबिटीज या फिर शुगर की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस या शुगर की स्थिति कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी होने पर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मधुमेह रोग। जिसे क्या कहते हैं? मधुमेह या फिर शुगर या डायबिटीज मेलाइटस, जिसे डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह या शुगर कहते हैं, या शुगर कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह या फिर शुगर कहते हैं। अब ये तो कौन सा? डायबिटीज मेलाइटस। एक डायबिटीज इंसिपिडिस आता है, वो किसकी कमी से होती है? कौन सा हार्मोन से होता है? वो एडीएच हार्मोन से। वो आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह या फिर शुगर रोग हो जाता है। आप इंसुलिन को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो इंसुलिन को सुअर से प्राप्त कर सकते हैं और इकोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था, इकोलाई जीवाणु होता है कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत के सीकम भाग में। कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत के सीकम भाग में पाया जाता है। तो इंसुलिन को सुअर से तथा इकोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन को सुअर से तथा इकोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जाता है।
इंसुलिन को सुअर से तथा इकोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, घटा के रखता है। और स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 60 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होना चाहिए। और इंसुलिन की कमी होने पर रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, जिससे कौन से रोग हो जाते हैं? डायबिटीज, मेलाइटिस, मधुमेह या फिर शुगर। इस स्थिति को क्या कहते हैं? डायबिटीज, मेलाइटिस, मधुमेह या फिर शुगर कहते हैं। इंसुलिन को प्राप्त कहां से किया जाता है? सुअर से तथा इकोलाई जीवाणु से। सुअर से तथा इकोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और इंसुलिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। अब डायबिटीज रोग के लक्षण क्या है? डायबिटीज रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। डायबिटीज रोग किसके कारण फैलता है? किसके कारण हो रहा था? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। अब जो डायबिटीज रोग के लक्षण क्या क्या है? डायबिटीज रोग के लक्षण। जो शुगर का पेशेंट होता है उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे? उनमें क्या होगा? बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार टॉयलेट की समस्या होती है। और मूत्र में क्या होता है? क्या होता है? मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति होती है। ग्लूकोज की उपस्थिति होती है। और रक्त का थक्का बनने में क्या होती है? देरी होती है। रक्त का थक्का बनने में क्या होती है? देरी होती है। तो बार बार क्या होती है? इसे भूख लगती है। बार बार भूख लगना क्या होती है? बार बार भूख लगना। और इसे हम क्या कहते हैं? पोलीफेजिया कहते हैं। बार बार भूख लगने को क्या कहते हैं? पोलीफेजिया। तो बार बार भूख कौन से रोगी को लगेगी? डायबिटीज के रोगी को लगेगी। अब बार बार क्या होती है? प्यास लगती है, इसे क्या कहते हैं? पोलीडिप्सिया। बार बार प्यास लगना, इसे क्या कहते हैं? पोलीडिप्सिया। क्या कहते हैं? इसे पोलीडिप्सिया कहते हैं। बार बार टॉयलेट लगना, इसे क्या कहते हैं? पोलीयूरिया। बार बार टॉयलेट लगना क्या कहलाता है? पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या कहलाता है? पोलीयूरिया। अब मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति होना, मूत्र में क्या होना? ग्लूकोज की उपस्थिति होना, इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया। क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। और क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से बनता है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें रक्त का थक्का क्या होता है? देरी से बनता है। रक्त का थक्का देरी से बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डायबिटीज रोग के लक्षण क्या है और ऑप्शन में ये आ जाए, ये 3 दे दे और एक नहीं दे तो कौन सा लक्षण नहीं है, तो ये भी याद रखने। बार बार भूख लगने को पोलीफेजिया, बार बार प्यास लगना पोलीडिप्सिया, बार बार टॉयलेट लगना पोलीयूरिया, और ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया। अब इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, इससे बचाव कैसे किया जाए?
तो डायबिटीज का नियंत्रण, डायबिटीज का नियंत्रण। तो डायबिटीज का नियंत्रण कैसे किया जाए? इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है? इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। और इस टीके की खोज किसने की थी? बेस्ट और बैटिन ने की थी। डायबिटीज के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। और इस इंसुलिन के टीके की खोज किसने की थी? इंसुलिन के टीके की खोज किसने की थी? बेस्ट एवं बैटिन ने। किसने की थी? बेस्ट एवं बैटिन ने की थी। किसने की थी? बेस्ट एवं बैटिन ने की थी। तो इसी के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, जिसकी हमने 5 क्लासें ली हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।